अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं शाहजेब खानजादा। नए आर्मी चीफ की तैनाती का अमल आज से शुरू हो गया है, मगर वजीर आजम को समरी आज भी मौसूल नहीं हुई है। हुकूमत का दावा है कि अगले 1-2 दिन में नए चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ का नाम सामने आ जाएगा। पहले हुकूमत ने कहा कि अक्टूबर के आखिर में तैनाती का अमल शुरू हो जाएगा, फिर कहा कि नवंबर के शुरू में इस अमल का आगाज हो जाएगा। फिर नवंबर में लंदन से खबर आई कि तैनाती पर नवाज शरीफ से हतमी मुशावरत हो गई है, लेकिन फिर वजीर दिफा ने कहा कि अभी मुशावरत नहीं हुई और तैनाती का अमल 18 नवंबर से शुरू होगा। फिर 18 नवंबर यानी जुमे को वजीर दिफा ख्वाजा आसिफ ने हमारे ही प्रोग्राम में कहा कि पीर को तैनाती का अमल शुरू हो जाएगा और मंगल या बुध तक नाम भी सामने आ जाएगा। और बिलाखिर आज ख्वाजा आसिफ ने कह दिया है कि वजीर आजम हाउस का खत GHQ भेज दिया है, 1-2 दिन में वहां से डोजियर आ जाएगा और तैनाती हो जाएगी। मैं यहाँ पे कैटेगोरिकली जो हिजान है उसको सबसाइड करने के लिए कहूँगा कि आज मिनिस्ट्री ऑफ दफा को वजीर आजम का खत मौसूल हुआ और वो खत जो है कम्युनिकेट GHQ को हो गया है। इंशाअल्लाह ताला हो सकता है कल जो है या परसों या 1-2 रोज़ या 3 रोज़ में ये सारे का सारा मरला जो है वो तकमील के उस पे पहुँच जाएगा और ये जो हिजान जो है ये सबसाइड कर जाएगा। और उसके बाद इंशाअल्लाह ताला इमरान खान के साथ भी जो है जो 2 हाथ करने हैं वो भी कर लेंगे इंशाअल्लाह ताला। लेकिन इससे पहले इस अहम तैनाती के लिए कितनी तारीखें दी जाती रही हैं। अब अक्टूबर का आखिरी तकरीबन आ गया है, आखिर के 10-11 दिन रह गए हैं, ये मामला शुरू क्यों नहीं हो रहा है? फिर अगले 5-7 दिन के अंदर जो है ना इसका कुछ ना कुछ जो है सिलसिला जो है कम से कम इस एक्सरसाइज का जो शुरुआत है वो हो जानी चाहिए। अब अक्टूबर ख़त्म होने को है, महीना रह गया है, समरी भेजी नहीं जा रही है या समरी मंगवाई नहीं जा रही है। मेरा ख्याल है इसमें ना तो जल्दी की जानी चाहिए और ना ही इसमें जो है वो गैर ज़रूरी डिले होना चाहिए। और वो वक्त जो बनता है नवंबर का 1st या 2nd वीक, तो मेरा ये ख्याल या मेरी ये असेसमेंट है कि उसमें जो है ये अमल मुकम्मल हो जाएगा। आपने कहा था अक्टूबर के आखिरी हफ्ते में मामला चल जाएगा। अब 4 नवंबर को आई कि इमरान खान साहब ने आना तो वो और आगे बढ़ा दिया, वो समरी नहीं आ रही है कहीं से। देखिए मैंने कहा था कि ये प्रोसेस स्टार्ट हो जाता है, लेकिन पिछली दफा भी जनरल बाजवा साहब की जब अपॉइंटमेंट हुई है और उससे पहले जनरल रहील की अपॉइंटमेंट के वक्त भी जो है ना वो एक्चुअल प्रोसेस जो है ना बॉल जो है रोल होना शुरू जो है ना वो 18 तारीख को हुआ था दोनों दफा। दरमियान में खबरें आई ना कि जैसे आपने भी कहा था कि अक्टूबर के आखिर तक, फिर ये भी खबरें आई कि नवंबर के पहले हफ्ते में कि समरी आई नहीं है। शहबाज शरीफ या मैं यहाँ पे बुनियादी तौर पे इसीलिए यहाँ पे आए हैं बरतानिया में और मियाँ साहब के साथ जो है उनसे गाइडेंस लेने के लिए, उनसे रहनुमाई लेने के लिए इसी मसले में। अभी 18 में मेरा 1 हफ्ता बाकी रह गया, तो इसलिए कुछ ज़्यादा दूर नहीं है जहाँ हमने इतना सब्र किया है और हम वी हैव नॉट सक्म टू द प्रेशर। क्या ये इमरान खान साहब का कहना दुरुस्त है कि लंदन में बैठ के आपने आर्मी चीफ की तकर्री का फैसला किया? ये कोई तकर्री का फैसला वहाँ पे नहीं हुआ, मैं आपको बिल्कुल ऑनेस्ट बता रहा हूँ, कोई तकर्री का फैसला नहीं हुआ। अभी तक समरी आई है कि नहीं आई? कोई नहीं आई। अच्छा, कथित तौर पे कोई प्रोसेस स्टार्ट जो है ना आप जो है ना एक कदम भी उस प्रोसेस पे नहीं लिया गया। ये प्रोसेस स्टार्ट रोलिंग ऑन मंडे। अगले हफ्ते में जो है आपके सामने नए आर्मी चीफ जो है उनका नाम भी आ जाएगा और इंशाल्लाह ताला ड्यू डेट के ऊपर सेरेमनी भी हो जाएगी 29 नवंबर को। मंडे को ये मामला मूव होता है तो ट्यूसडे या वेडनेसडे को उसका जो है अल्लाह के फजल से जो है वो फाइनलाइज हो जाता है। मेरा ये ख्याल है कि 1-2 दिनों में ये फैसला जो है जो आपके सामने आ जाएगा। तो ये फैसला मतलब नाम सामने आ जाएगा या जो प्रोसेस है समरी का वो स्टार्ट हो जाएगा? फैसले से मुराद तो चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ की तकर्री है। आर्मी चीफ की तैनाती का अमल कैसे मुकम्मल होता है, इस हवाले से एक्सप्रेस ट्रिब्यून में 18 नवंबर को शाया होने वाली असनात मलिक की खबर के मुताबिक 15 नवंबर 2016 को वजारत दिफा ने पाकिस्तान आर्मी एक्ट के तहत 29 नवंबर 2016 को जनरल राहिल शरीफ की बतौर आर्मी चीफ रिटायरमेंट के लिए समरी वज़ीर आज़म को भेजी। 26 नवंबर को वज़ीर आज़म ने सदर को मशवरा दिया कि वो आइन के आर्टिकल 243(4)B के तहत जनरल कमर जावेद बाजवा को आर्मी चीफ मुकर्रर करें। सदर ने इसी तारीख को मशवरे की मंजूरी दे दी और 26 नवंबर 2016 को ही वजारत दिफा ने जनरल बाजवा को जनरल के ओहदे पर तरक्की देने और इसी तारीख से आर्मी चीफ के तौर पर इनकी तैनाती का ऐलान कर दिया था। 16 अगस्त को रोज़नामा डॉन में आने वाली तफसीलात के मुताबिक इस वक्त सीनियरिटी की बुनियाद पर नए आर्मी चीफ बनने के जो 6 लेफ्टिनेंट जनरल्स मजबूत उम्मीदवार हैं उनमें से एक लेफ्टिनेंट जनरल आसिम मुनीर हैं जो इस वक्त सबसे सीनियर लेफ्टिनेंट जनरल हैं। जबकि दिलचस्प बात यह है कि इमरान खान की हुकूमत आने के फ़ौरन बाद खुद इमरान खान ने बतौर वज़ीर आज़म
लेफ्टिनेंट जनरल आसिम मुनीर को DGISI तैनात किया था और उन्होंने 8 महीने इमरान खान के साथ बतौर DGISI काम किया था। खबर के मुताबिक आसिम मुनीर 27 नवंबर को रिटायर हो जाएंगे। उनका नाम नए आर्मी चीफ के उम्मीदवारों की लिस्ट में होगा या नहीं होगा, इसका हतमी फैसला मौजूदा आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा करेंगे और उन्हें आर्मी चीफ लगाने या ना लगाने का हतमी फैसला वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ को करना है, चाहे लिस्ट में नाम हो या ना हो। इसी तरह आसिम मुनीर के बाद 5 सीनियर लेफ्टिनेंट जनरल्स में से जो दूसरे सीनियर तरीन लेफ्टिनेंट जनरल हैं वो लेफ्टिनेंट जनरल साहिर शमशाद मिर्ज़ा हैं, जिन्होंने तहरीक तालिबान और दीगर दहशतगर्द जमातों के खिलाफ ऑपरेशंस की निगरानी की। अक्टूबर 2021 में लेफ्टिनेंट जनरल साहिर शमशाद को कोर कमांडर रावलपिंडी बनाया गया था और अब वो नए आर्मी चीफ की रेस में शामिल मजबूत उम्मीदवारों में से एक हैं। इसी तरह सीनियरिटी लिस्ट में नए आर्मी चीफ बनने के जो तीसरे मजबूत उम्मीदवार हैं वो लेफ्टिनेंट जनरल अजहर अब्बास हैं, जो इस वक्त चीफ ऑफ जनरल स्टाफ हैं और भारत से मुतालिक मामलात पर उनकी गिरफ्त सबसे मजबूत तस्वुर की जाती है। इसी तरह आर्मी चीफ के लिए जो चौथे सबसे मजबूत उम्मीदवार हैं वो लेफ्टिनेंट जनरल नोमान महमूद हैं, जो इस वक्त नेशनल डिफेंस यूनिवर्सिटी के सदर हैं और 2019 से 2021 तक कोर कमांडर पेशावर रह चुके हैं, जहां वो हाल ही में अमरीकी इनखला के आगाज़ पर पाक अफगान सरहद की सिक्योरिटी की निगरानी और फेंसिंग जैसे हसास तरीन मामलात को देखते रहे। और जो 5वें लेफ्टिनेंट जनरल हैं और जो नए आर्मी चीफ बनने की रेस में हैं वो लेफ्टिनेंट जनरल फैज़ हमीद हैं, जो अपने मद्दे मुकाबिल उम्मीदवारों के मुकाबले में सबसे ज़्यादा सियासी बहस व मुबाहिसे का हिस्सा रहे हैं। इमरान खान के दौर में लेफ्टिनेंट जनरल फैज़ हमीद को ISI का सरबराह तैनात किया गया, मगर आखिरी मरहले में जब आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा ने लेफ्टिनेंट जनरल फैज़ हमीद को कोर कमांडर पेशावर तैनात करने के लिए लेफ्टिनेंट जनरल नदीम अंजुम को ISI का नया सरबराह बनाने की कोशिश की तो इमरान खान और फौजी क़यादत के दरमियान तनाज़ा खड़ा हो गया था। इमरान खान चाहते थे कि वो किसी भी तरह लेफ्टिनेंट जनरल फैज़ हमीद को ISI का सरबराह बरकरार रखे और इसका वो अपने इंटरव्यू में एतराफ़ भी कर चुके हैं कि जो अपोजिशन की तहरीक अदम एतमाद थी उससे निपटने के लिए वो जनरल फैज़ को DGISI बरकरार रखना चाहते थे। और उस वक्त लेफ्टिनेंट जनरल फैज़ हमीद कोर कमांडर भावलपुर हैं। इस वक्त लेफ्टिनेंट जनरल फैज़ हमीद इमरान खान के दौरे हुकूमत में अहम तरीन पोजीशंस पर काम कर चुके हैं। इसी तरह जो छठे लेफ्टिनेंट जनरल सीनियरिटी लिस्ट में मौजूद हैं वो लेफ्टिनेंट जनरल मोहम्मद आमिर हैं और वो इस वक्त कोर कमांडर गुजरावाला हैं और उन्हें GHQ और कमांड पोजीशंस में काफ़ी तजर्बा हासिल है। अब 29 नवंबर को मुद्दत पूरी होने के बाद आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा रिटायर होंगे तो रिवायत के मुताबिक इन 5 या 6 सीनियर तरीन लेफ्टिनेंट जनरल्स में से ही कोई एक आर्मी चीफ तैनात होगा। एक तरफ इस अहम मामले पर पेशरफ्त हो रही है और दूसरी तरफ इमरान खान ने 26 नवंबर को लॉन्ग मार्च लेकर रावलपिंडी पहुंचने का ऐलान कर दिया है। हुकूमत बार बार कह रही है कि इमरान खान के लॉन्ग मार्च का असल हदफ अहम तैनाती है। बिलावल भुट्टो ज़रदारी ने सदर मुमलिकत डॉक्टर आरिफ अलवी को खबरदार किया है कि उनके पास आखिरी चांस है, अगर उन्होंने कुछ गड़बड़ करने की कोशिश की तो फिर इसका नतीजा भी भुगतना पड़ेगा। आखिरी चांस है अलवी साहब का। उम्मीद है कि इस बार आइन और कानून के तहत सारी चीज़ें चलेंगे। अगर सदर आरिफ अलवी ने कुछ गड़बड़ करने की कोशिश की तो फिर सदर आरिफ अलवी को उसका नतीजा भी भुगतना पड़ेगा। इस पर तहरीक इंसाफ के नायब चेयरमैन शाह महमूद कुरैशी ने कहा है कि बिलावल का बयान गैर मुनासिब है। सदर मुमलिकत ने अपने बारे में ऐसा बयान देने का जवाब किसी को नहीं दिया। वो आइन और कानून का एहतराम करने वाली शख्सियत है। इन्हीं हालात में इमरान खान ने लॉन्ग मार्च लेकर रावलपिंडी पहुंचने की तारीख का ऐलान कर दिया है और कहा है कि तहरीक अभी ख़त्म नहीं होगी। हुकूमत कह रही है कि 25 नवंबर तक मुकम्मल हो जाएगा नए आर्मी चीफ की तैनाती का अमल और इमरान खान कह रहे हैं कि वो 26 नवंबर को अगला लाएअमल देंगे। 26 नवंबर को आपने सब ने इस्लामाबाद पहुंचना है। मैं इंशाल्लाह आपको वहां मिलूंगा इस्लामाबाद में। मैं सारी कौम को दावत दे रहा हूं कि आपने आना है पिंडी 1 और 2 के बीच में। आपने पूरी कोशिश करनी है पहुंचने की। मैं खुद वहां आपसे इंशाल्लाह खिताब करूंगा और अगला लाएअमल दूंगा। ये तहरीक रुकने नहीं लगी। इस वक्त 22 करोड़ अवाम के मुल्क का सबसे बड़ा मसला एक 22वें ग्रेड के अफसर की तैनाती बना हुआ है। दूसरी तरफ इस मुल्क के डिफॉल्ट करने के अंदेशे का इजहार किया जा रहा है। इस मुल्क के पास मुश्किल से 6 हफ्तों के दरामदाद के बराबर ज़खायर हैं, यानी सिर्फ 7.9 अरब डॉलर्स, और ये भी अपने नहीं हैं बल्कि दोस्त ममालिक से उधार लिए हुए पैसे हैं। मुल्क का क्रेडिट डिफॉल्ट स्वाप 100% से तजावुज़ कर गया। डॉलर के मुकाबले में रुपए की कदर गिर कर 223 रुपये 66 पैसे पर पहुंच गई है, मगर ये इंटर बैंक रेट है और ओपन मार्केट में आवाम को 231 रुपये पर भी डॉलर नहीं मिल रहा है और ब्लैक मार्केट में 245 रुपये तक जाकर मिल रहा है। और इंटर बैंक और ब्लैक मार्केट का ये फ़र्क भी दीगर अवामिल के साथ साथ अब ऑफिशियल चैनल से तरसीलात ज़र यानी रेमिटेंसेस मुसलसल गिरने का बाइस बना हुआ है, क्योंकि 240 से ऊपर का रेट मार्केट में मिल रहा हो तो अंदेशा है कि लोग 223 रुपये ऑफिशियल रेट के तहत बैंकिंग चैनल के बजाय हवाला हुंडी से पैसे भेज रहे हैं। इस माली साल के 4 माह में
तरसीलात ज़र 10% गिर चुकी हैं। सिर्फ अक्टूबर के महीने में गुज़िश्ता बरस के 2.6 अरब डॉलर्स के मुकाबले में 16% गिरकर तरसीलात ज़र 2.2 अरब डॉलर्स हो गई। अक्टूबर में बरामदात 4% गिरी। करंट अकाउंट खसारा कम करने के लिए दरामदात पर पाबंदियों और एलसी खोलने में मुश्किलात की वजह से दरामदात भी 23% गिरी। उससे करंट अकाउंट खसारा तो अक्टूबर में 66% और 4 माह में 47% गिर गया। मगर मुआशी सरगर्मियां बुरी तरह मुतासिर हो चुकी हैं। दोस्त ममालिक मजीद पैसे देने के लिए तैयार नहीं है, कोई बैरूनी सरमायाकारी करने के लिए तैयार नहीं है और इस माली साल के 4 माह में पहले से ही कम बैरूनी सरमायाकारी में मजीद 68% की कमी आ चुकी है और इस 22 करोड़ आवाम के मुल्क में महज 21 करोड़ डॉलर्स की बैरूनी सरमायाकारी आई है। IMF एक दफ़ा फिर अगली किस्त जारी करने से पहले मज़ीद सख्त शराइत का मुतालबा कर रहा है, जिसमें 800 अरब रुपए इजाफी टैक्स वसूली के लिए मिनी बजट की डिमांड भी शामिल है। यूक्रेन जंग के बाद रूस पर पाबंदियों की वजह से बैनुल-अक़वामी मार्केट में LNG की कीमतें आसमान को छू रही हैं और अमीर ममालिक के स्पॉट मार्केट से LNG खरीदने की वजह से पाकिस्तान को सिर्फ वही LNG दस्तयाब है जो तवील मुद्दती मुआहदों से आ रही है। लोकल तेल और गैस की दरियाफ्त के लिए सरमायाकारी हमने की नहीं है और हमारे पहले से दरियाफ्त शुदा ज़खायर तेज़ी से कम हो रहे हैं और नवंबर के महीने में ही आवाम को घरों में गैस नहीं मिल रही है। इंडस्ट्री अलग शोर मचा रही है। गर्दिशी कर्जे 2,500 अरब रुपए पर पहुंच चुके हैं। PSO, सुई नॉर्थ और सुई साउथ के पास पैसे नहीं हैं। बिजली की तकसीमकार कंपनियां शदीद नुकसान का शिकार हैं। मुल्क का कर्जा 62,500 अरब रुपए पर पहुंच चुका है। पूरे साल के लिए पाकिस्तान को 30 अरब डॉलर से ज़ायद दरकार हैं, जिनके हुसूल में हुकूमत को शदीद मुश्किलात का सामना है और यही वजह है कि पाकिस्तान के डिफ़ॉल्ट का खतरा मुसलसल बढ़ता जा रहा है और मुल्क की मईशत 2017 से इसी गैर यकीनी की सूरत हाल का शिकार है। अब से 5 साल पहले 300 अरब डॉलर्स के हजम को क्रॉस करने वाली मईशत मुसलसल इसी के आसपास हिचकोले खा रही है। बार बार की मुदाखलत और सियासी अदम इस्तेहकाम ने 2017 के बाद मुल्क की मईशत को शदीद नुकसान पहुँचाया है। मगर इस मुल्क का सबसे बड़ा मसला ये नहीं है, बल्कि एक 22वें ग्रेड के बराबर अफसर चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ की तैनाती है और इस मुल्क में 22वें ग्रेड के तकरीबन 90 अफसर होते हैं जो बतौर सेक्रेटरीज मुल्क के तालीम, सेहत, खारजा पॉलिसी, मईशत और मुल्क के मुस्तकबिल के बड़े बड़े फैसलों के जिम्मेदार होते हैं। IG पुलिस होते हैं जो पूरे सूबे के अवाम की सिक्योरिटी के जिम्मेदार होते हैं। मगर किसी भी अफसर की तैनाती ना तो सियासी क़यादत के लिए इतनी अहम होती है और ना ही मुल्क में इतना शोर मचता है। इनमें से किसी भी 22वें ग्रेड के अफसर के लिए धरने नहीं होते हैं। किसी और के लिए इमरान खान नहीं कहते कि करप्ट हुक्मरान कैसे ही अफसर लगा सकते हैं। नवाज शरीफ किसी और अफसर के लिए नहीं कहते कि मुझे क्यों निकाला। इमरान खान किसी और अफसर के लिए नहीं कहते कि मुझे क्यों नहीं बचाया। मुल्क के इतने शदीद बुरे हालात में भी मुल्क का वज़ीर आज़म किसी और अफसर की तैनाती पर मुशावरत करने के लिए लंदन नहीं जाता और मुल्क का साबिक वज़ीर आज़म सड़कों पर नहीं आता। और जाहिर है कि मुल्क के आर्मी चीफ की तैनाती बाकी ममालिक में भी दीगर अफसरों से अहम होती है, मगर कौमी सलामती के हवाले से अहम होती है, मुल्क की सरहदों की हिफाजत के लिए अहम होती है, मौजूदा दहशतगर्दी की सूरत हाल के हवाले से अहम होती है, सियासी हवाले से अहम नहीं होती है। और जहां मुल्क की सियासी क़यादत पर सवाल उठता है कि वो क्यों मुल्क के इतने संगीन मसाइल से ज़्यादा एक तैनाती को लेकर परेशान हैं, क्यों जमहूरी लीडर्स आवाम के बजाय आर्मी चीफ से अपना सियासी मुस्तकबिल वाबस्ता कर रहे हैं, क्यों कई सालों से मुल्क की सियासत एक दूसरे को इलेक्शन में हराने से ज़्यादा अपनी मर्जी का आर्मी चीफ और DGISI लगाने पर गुजर रही है, क्यों इस साल नवंबर की तैनाती से 1 साल पहले गुज़िश्ता साल नवंबर में इन्हीं तैनातियों के हवाले से साबिक वज़ीर आज़म इमरान खान के फौज से इख्तिलाफ़ात हो गए थे, क्यों PDM अपोजिशन में समझती थी कि इस साल नवंबर में इमरान खान अपनी मर्जी का आर्मी चीफ लगाकर अपोजिशन को कुचल देंगे, अगला इलेक्शन जीत जाएंगे, और क्यों इमरान खान कह रहे हैं कि नवाज शरीफ अपना आर्मी चीफ लगाकर मुझे नाअहल करा देंगे, क्यों इमरान खान खुद मान रहे हैं कि उन्होंने अपनी हुकूमत बचाने के लिए आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा को तौसी की पेशकश की थी। एक जमहूरी अमल में तहरीक अदम एतमाद से बचने के लिए मुल्क के वज़ीर आज़म ने आर्मी चीफ को रिश्वत के तौर पर तौसी की पेशकश की थी। क्यों इमरान खान कहते रहे हैं कि नैब तो फ़ौज के कंट्रोल में थी और उनके साथ खड़े होने वाले सहाफ़ी कहते हैं कि उन्होंने जो सहाफ़त की वो फ़ौज के कहने पर की, क्योंकि उन्हें भी करप्शन का फ़ौज नहीं बताया था। क्यों जजेस आकर कहते हैं कि उन पर फ़ौज ने फैसलों के लिए दबाव डाला था, कि दोस्त ममालिक भी पैसे देने से पहले आर्मी चीफ ही की तरफ देखते हैं। इसका जवाब खुद पाक फ़ौज के सरबराह ने देना है कि मौजूदा हालात में जब मुल्क डिफ़ॉल्ट के दिहाने पर है तो क्यों इस एक ओहदे का, ताकत का इस हद तक मरकूज़ होना कि इस मुल्क का सबसे बड़ा मसला आर्मी चीफ की तौसी या तैनाती हो और हर 3 साल बाद ये मसला खड़ा हो जाता हो और मुल्क की मईशत, सियासत और मुआशरत को हिला कर रख देता हो, तो इससे मुल्क तो सालों पीछे चला गया और पीछे जा रहा है, मगर मुल्क के इंतहाई अहम इदारे पाक फ़ौज का भी क्या नुकसान नहीं हो रहा है। आज भी समरी आने ना आने, 26 नवंबर को लॉन्ग मार्च के पिंडी पहुंचने और फिर सदर की तरफ से मुमकिना तौर पर वज़ीर आज़म का फैसला फौरी तौर पर मंजूर ना करने पर बहस हो रही है और सियासी जमातें मुल्क के गंभीर मसाइल पर सर जोड़कर नहीं बैठ रही हैं, बल्कि एक आर्मी चीफ की तैनाती पर दस्तों गिरेबां हैं।
तो इस 22 करोड़ के मुल्क में एक सरकारी ओहदे में इतनी ताकत होने का मुल्क को फ़ायदा हो रहा है या नुकसान हो रहा है? क्या पाक फ़ौज को फ़ायदा हो रहा है या नुकसान हो रहा है? इस सब पर बात करेंगे और अगर समरी नहीं आई तो क्या होगा, इस पर भी बात करेंगे। आज वज़ीर आज़म के साथ मीटिंग में मौजूद वफाकी वज़ीर दाखिला राना सनाउल्लाह साहब हमारे साथ मौजूद होंगे एक ब्रेक के बाद। प्रोग्राम में दोबारा खुश आमदीद नाजरीन। बड़े बड़े सवालात पैदा हो रहे हैं कि नए आर्मी चीफ की तैनाती का अमल कैसे मुकम्मल होगा। वज़ीर आज़म ने समरी मांग ली है, मगर अगर नहीं मिली तो क्या होगा? क्योंकि हुकूमत दावा कर रही है कि इस अमल को 25 नवंबर तक पूरा करना है। इमरान खान दावा कर रहे हैं कि वो 26 नवंबर को पिंडी पहुंच जाएंगे, अगले लाएअमल का ऐलान उसके बाद करेंगे। इमरान खान की पूरी सियासत का मरकज़ नए आर्मी चीफ की तैनाती रही है। समरी अभी तक आई नहीं है। हुकूमत क्या करेगी अगर समरी 25 तारीख तक नहीं आती है? सबसे बड़ा और सबसे अहम सवाल यह है, जब आज वज़ीर आज़म ने इस हवाले से मीटिंग की तो जहां वहां पर वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ साहब मौजूद थे, तो वहीं वज़ीर दाखिला राना सनाउल्लाह भी उस मीटिंग में मौजूद थे, जो इस वक्त हमारे साथ मौजूद है। राना साहब बहुत शुक्रिया हमें ज्वाइन करने के लिए। राना साहब, सबसे पहले अक्टूबर के आखिर का कहा पहले वज़ीर दिफा ने, फिर आपने हमारे शो में कहा नवंबर के शुरू में आ जाएगी, फिर 18 नवंबर के बाद की बात की गई। आज अमल शुरू हुआ है, समरी नहीं आ रही है GHQ से, यानी आपका इख्तलाफ है इस वक्त अस्करी क़यादत के साथ नाम पर? देखें, 18 तारीख की जो बात हो रही थी उसमें एक वजह थी कि उस दिन एक जो है वो इसी लेवल पे रिटायरमेंट जो है वो होनी थी, और उसके बाद फिर क्योंकि फिर वीकेंड हो गया, 2 दिन जो है वो इसमें चले गए। तो आज ये प्रोसेस शुरू हुआ है और ये प्रोसेस अगले 2 या 3 दिन में मुकम्मल हो जाएगा। अगले 2 से 3 दिन में सूरत में मुकम्मल हो जाएगा? अगर समरी आ गई, नहीं आई तो फिर कैसे मुकम्मल हो जाएगा? नहीं, दोनों सूरतों में जो है वो मुकम्मल हो जाएगा, लेकिन ये पहली सूरत की समरी नहीं आएगी, ये मैं नहीं समझता कि इसको जो है वो फ़र्ज़ किया जाना चाहिए। समरी जो है वो जब प्राइम मिनिस्टर ऑफिस ने जो है वो तलब की है और वज़ारत दफ़ा ने वो समरी भिजवानी है, तो वज़ीर दफ़ा ने भी आज कहा है कि अगले 1 या 2 रोज़ में समरी जो है वो हम सबमिट कर देंगे। तो ये समरी बाई आल मीन्स जो है वो प्राइम मिनिस्टर ऑफिस को मसूल हो जाएगी। जब आपने कहा कि दोनों सूरतों में ये मसला हल हो जाएगा और 2 से 3 दिन के अंदर हल हो जाएगा, तो इतलात तो ये हैं कि हुकूमत तवक्को काफ़ी टाइम से किए हुए है कि समरी आएगी, मगर नहीं आ रही थी, तो अब नहीं आएगी तो आप कह रहे हैं कि आगे बढ़ा जाएगा? नहीं, 18 तारीख तक तो एक वैलिड रीज़न मौजूद थी, और उसके बाद फिर 2 दिन जो है 19 और 20 जो है वो वीकेंड था। आज 21 को ये प्रोसेस शुरू हुआ है और ये 23 या 24 तक मुकम्मल हो जाएगा। और अगर 27 तारीख तक नहीं आई, 27 तारीख को आई, फिर देखें, अब ये तो फिर अगर है ना, अब अगर का जवाब तो जो है वो पहले नहीं दिया जा सकता, लेकिन मेरा ये ख्याल है या मेरी ये इन्फॉर्मेशन है कि ये समरी जो है अगले 2 रोज़ में, जिस तरह से वज़ीर दिफा ने बात की है, क्योंकि उन्हीं की मिनिस्ट्री ने समरी जो है वो रूट करनी है, तो उनकी इन्फॉर्मेशन जो है या उनकी जो बात है वो उसमें दलील है। तो जब उन्होंने ही समरी रूट करनी है और उन्होंने 2 दिन का टाइम मांगा है, तो क्यों नहीं 2 दिन में जो है वो 22 और 23 में जो है वो समरी क्यों नहीं आएगी? अच्छा, आप दुरुस्त कह रहे हैं कि अगर है, मगर एक बहुत बड़ा अगर है, और उसके जवाब में आपको भी यकीन नहीं है, आपका ख्याल है। आज वज़ीर आज़म के साथ मुलाकात में आप भी थे, वज़ीर दिफा के साथ, तो उसमें क्या बात हुई है? किस तरह मामले को आगे बढ़ाना है? आपने इसी हफ्ते में हर हाल में तैनाती करनी है? देखें जी, ये तैनाती जो है वो बिल्कुल जो है वो ये रवायत है कि जिस दिन रिटायरमेंट हो उसका नोटिफिकेशन जो है वो 2-3 दिन पहले होता है, और इसी तरह से जो तैनाती है वो भी एटलीस्ट 2-3 दिन 4 दिन पहले होती है। वैसे तो रवायत ये है कि 2-2 माह पहले भी होती रही है और 10-15 दिन पहले भी होती है, लेकिन एटलीस्ट जो टाइम है किसी रिटायरमेंट के नोटिफिकेशन होने का या किसी तैनाती के नोटिफाई होने का, वो जो है वो यही 3-4 दिन या 1 वीक है, और ये विद इन दिस वीक जो है वो बाई आल मीन्स होनी चाहिए। और क्या नाम पर इख्तलाफ है किसी पर? नहीं, देखिए, नाम पे इख्तलाफ जो है वो हो नहीं सकता, क्योंकि ये एक रवायत और ये काफ़ी मजबूत है। वैसे तो प्राइम मिनिस्टर की स्वाबदीद है,
लेकिन ये रवायत है कि अगर एक तकर्री होनी हो तो 3 और अगर 2 हो तो 5 सीनियर मोस्ट जो है वो ऑफिसर्स के नाम जो है वो भेजे जाते हैं। इस मरतबा क्योंकि 2 तैनातियाँ होनी है, एक रिटायरमेंट 27 को और दूसरी 29 को हो रही है, तो इसलिए इसमें जो है वो 5 सीनियर मोस्ट ऑफिसर्स के, जनरल्स के नाम जो है वो भेजे जाएंगे। और जो नाम GHQ से या चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ भेजेंगे तो ये पॉसिबल नहीं है कि वो जो नाम भेजें तो उन नामों के साथ वो अलहदा से भी जो है वो कोई लॉबी करें या वो अलहदा से जो है वो कोई बात करें। मैं समझता हूँ कि वो जो नाम भेजेंगे वही नाम जो है वो फाइल के ऊपर होंगे और वही नाम उनकी तरफ से जो है वो रिकमेंडेड होंगे। हाँ, वज़ीर-ए-आज़म का ये स्वाबदीद है, लेकिन विद इन 2 नेम्स है, वो उन्हीं नामों में से किसी नाम को जो है वो अपनी स्वाबदीद के मुताबिक जो है वो फाइनल करेंगे और वो जो है वो तैनात हो जाएगा। राना साहब, क्योंकि वज़ीर दिफा कह रहे हैं कि 25 तक ये अमल पूरा होगा, 26 तारीख को इमरान खान आ जाएंगे। अगर कोई कंट्रोवर्सी पैदा हुई तो ये मुल्क जा किस सिमत में रहा है? अगर आपका इख्तलाफ कोई होता है, कोई नाम पर इख्तलाफ होता है, नाम समरी में नहीं होता है, 26 तारीख को इमरान खान साहब मौजूद होंगे, ये किस तरफ जा रहा है मामला सारा? देखें, 26 तारीख का जो इमरान खान का लॉन्ग मार्च को या अपने जलसे को या अपनी गैदरिंग को, अब लॉन्ग मार्च तो खैर वो रहा नहीं, वो इधर उधर जो है वो रेंग रांग के जो है वो फिज़ल आउट हो गया। अब तो वो सिर्फ़ एक इज्तिमा जो है वो 26 तारीख को करना चाहते हैं। तो वो इज्तिमा या वो जलसा जो है वो किसी तरह से भी इस मामले में ना मुखल हो सकता है, ना उसकी कोई रेलेवेंसी बनती है। ये मुझे नहीं मालूम कि ये उसकी अहमकाना सोच जो है वो किस तरह से उसके यानी जहन में ये आई है कि मैं इस तरह से जो है वो इस मामले को प्रेशराइज जो है वो कर सकूँगा। उसने जो भी ये सारी हरकत की है और यकीनन उसका मकसद तो यही था कि उसने बात शुरू ही यहाँ से की थी कि ये आर्मी चीफ की तैनाती जो है वो नहीं होनी चाहिए और या उसमें एक्सटेंशन होनी चाहिए और उसके बाद जो है वो इलेक्शन के बाद होनी चाहिए। मीनिंग देयर बाई कि वो चांस लेना चाहते थे कि मैं अगर बरसे इक़्तिदार आ जाऊँ तो ये तैनाती मैं करूँ। तो उसके बाद फिर उसने ये जो है वो लॉन्ग मार्च शुरू किया, एहतजाज शुरू किया। ये सारा उसका मकसद तो ये शैतानी मकसद ही है, वो इस तैनाती पे ही असरअंदाज होने के लिए सारा कुछ कर रहा है। मगर राना साहब वो कहाँ छुपा रहे हैं इस बात को? राना साहब उन्होंने तो वो अंडरमाइन करने के लिए सारा कुछ कर रहा है, लेकिन इसमें वो बुरी तरह से नाकाम हुआ है। राना साहब मगर तारीख बड़ी, उसकी जो एक नाकाम कोशिश है ये भी नाकाम होगी। राना साहब बड़ी स्ट्रेटेजिक कैलकुलेशन है उनकी। अगर आप लोगों का इख्तलाफ रहता है, नाम के हवाले से समरी जाती है, फिर वज़ीर आज़म की मंजूरी के बाद सदर के पास 26 तारीख को इमरान खान होंगे, अगर इख्तलाफ नहीं होता और इत्तफाक के साथ नाम आगे बढ़ता है तो वो नए आर्मी चीफ से मुतालबे कर रहे होंगे, इख्तलाफात हो जाते हैं तो फिर 26 तारीख को वो उस सूरत हाल का फ़ायदा उठा रहे होंगे। तो बड़ी स्ट्रेटेजिक है 26 तारीख उनके लिए। नहीं तो वो आप मुझे बताया ना कि वो गैदरिंग जो होगी वो क्या इस सूरत हाल में वो क्या फ़ायदा उठाएगी, उसकी लाइन ऑफ एक्शन क्या होगी? एनआरकी का फायदा उठाएगी। अगर एनआरकी की एक सूरत हाल है, खान साहब की पॉलिटिक्स को सूट करती है एनआरकी। नहीं, वो तो देखें, वो तो खैर उसका एक बुनियादी एजेंडा है। वो इस मुल्क में अफरा तफरी चाहता है, इस मुल्क में एनआरकी चाहता है, ये तो उसका बुनियादी एजेंडा है। और इससे पहले भी उसने कई दफ़ा ये कोशिश की है। तो इस मरतबा भी अगर उस दिन भी ऐसी सूरत हाल में भी अगर उसकी ये सोच है तो ये भी जो है वो बहुत बुरी तरह से जो है वो नाकाम होगा। चंद हज़ार लोग जो हैं वो 22 करोड़ आवाम के मुल्क को इस तरह से डिस्टेबल नहीं कर सकते। और फ़ौज जो कि एक बहुत मुनज़्ज़म अदारा है, उस अदारे को इसने जो है वो यानी ज़िच करने के लिए ये मुसलसल पिछले 2 माह से ये हरकतें कर रहा है, तकारीर कर रहा है और बुरा भला कह रहा है। लेकिन इसके बावजूद आपने देखा है कि उन्होंने अपनी पॉलिसी में कतन कोई झूल नहीं आई। तो आप ये देखेंगे कि ये समरी भी आएगी और उसमें से एक नाम फाइनल भी होगा, कंसेंसस के साथ होगा। पॉलिटिकल लीडरशिप या वज़ीर-ए-आज़म और आर्मी की लीडरशिप जो है वो उसके ऊपर पूरी तरह से मुत्तफ़िक होगी।
राज साहब, आपने सुना होगा, हमने एक आर्मी चीफ के हवाले से बाकायदा तौर पर आवाम के सामने हकाइक रखे हैं। अब ये मुल्क मुतहम्मिल हो नहीं सकता है हर 3 साल बाद इस क्राइसिस का, जिस क्राइसिस के लिए एक आर्मी चीफ की तैनाती के लिए इस मुल्क को गुजरना पड़ रहा है। और जाहिर है एक पोस्ट है जिसके अंदर इतना इख्तियार आकर मरकूज हो गया है कि सारी की सारी उंगलियां उन पर उठ रही होती हैं। सब अपनी सियासत के लिए उनको देख रहे होते हैं। कोई ब्लेम करता है कि मुझे क्यों निकाला, तो कोई ब्लेम करता है कि मुझे क्यों नहीं बचाया। ये मुल्क तो इस तरह आगे नहीं बढ़ सकता है। इसका कोई हल निकालना है या नहीं निकालना है सियासतदानों ने, और ज़ाहिर अस्करी क़यादत के साथ मिलकर बैठ के निकालना है। देखें, ये इसमें जो आपने प्रोग्राम के शुरू में जो आपने बयानिया आपने दिया है वो 100% दुरुस्त है। और ये जो इतनी अहमियत या इतनी जो है वो कंसंट्रेशन जो है वो उसकी एक वजह है। यानी इस ओहदे पे आने वाले लोगों ने कम से कम कोई तकरीबन 30 साल जो है वो इस मुल्क के ऊपर इस ओहदे की ताकत की बुनियाद के ऊपर हुकूमत की है। तो फिर क्यों ऐसा ना हो? जब बैकग्राउंड में ये सारी चीज़ें हों तो फिर ऐसा तो होगा। तो उसका एक ही हल है कि अदारा अपने आप को एपॉलिटिकल करे, अपने आप को सियासत से दूर करे, अपने कॉन्स्टिट्यूशनल रोल जो है उसमें अपने आप को जो है वो लिमिट करे। और अब अदारा जो है वो ऐसा करना चाहता है। उसने बतौर अदारे के आवाम के साथ कमिटमेंट की है कि वो एपॉलिटिकल किरदार अपनाएंगे और अपनी आइनी ज़िम्मेदारियों को आइनी लिमिट्स में रहते हुए पूरी करेंगे। अब एक आदमी है वो ब्लैकमेल कर रहा है अदारे को। वो कह रहा है कि मैं आपको ऐसा करने नहीं दूंगा, मैं आपको जो है वो सियासत में घसीटूँगा, मैं आपको अपने कॉन्स्टिट्यूशन जो आपका रोल है मैं उससे बाहर निकालूंगा। तो अब तो ये जो मामला है वो इस तरफ से जो है वो चला हुआ है। हम उम्मीद करते हैं कि अदारा, पूरी उम्मीद है कि अदारा जो है वो अपने फैसले के ऊपर कायम रहेगा। इसी में मुल्क की बका है, इसी में अदारे की बका है। और इस मुल्क ने चलना है तो हम आपकी उम्मीद के साथ उम्मीद लगा लेते हैं कि इदारा वो करेगा जो इदारे की तरफ से कहा जा रहा है। राज साहब, एक स्टोरी आई फैक्ट फोकस की तरफ से और अहमद उनाई साहब ने स्टोरी की और वज़ीर ख़जाना ने उसका नोटिस लिया है कि किस तरीके से जो डेटा प्राइवेसी है उसकी खिलाफ वर्जी हुई। और जाहिर है दुनिया भर में एक बहुत बड़ा इशू है डेटा प्राइवेसी के लीक होने का, की खिलाफ वर्जी होने का। मगर वेबसाइट बंद कर दी आपने, वो तो किसी भी तरीके से एक्सेस हो जाएगी। अगर उस पर इख्तलाफ है तो उस पर उनका वर्जन आ सकता है कमर जावेद बाजवा साहब का। इसके अलावा वो कानूनी कार्रवाई कर सकते हैं। ये बंद करने का क्या नया रिवाज है कि आपने उठा के बंद कर दी वेबसाइट उनकी? नहीं, देखें, ये दोनों तीनों बातें जो है आपने की हैं ये हो सकती हैं। बिल्कुल बाजवा साहब जो है वो जवाब दे सकते हैं और बाजवा साहब के एहसासों में कोई ऐसा मामला जो है वो नहीं है। लेकिन ये लीकेज आज ही क्यों हुई है? इसके पीछे भी तो कोई शरारत, कोई डिज़ाइन हो सकता है ना। उस डिज़ाइन को डिफीट करने के लिए मेरा ख्याल है कि ऐसा इकदाम उठाना जो है वो ज़रूरी था। बाकी ये आज से 10 दिन पहले क्यों नहीं हो गया, महीना पहले क्यों नहीं हो गया, महीना बाद क्यों नहीं हो सकता था? राज साहब ये भी बताइएगा कि एक तरफ नहीं चले जाएंगे। राज साहब, आपके जो ऑप्टिक्स हैं, एक तरफ मुल्क के ये हालात हैं, एक तरफ इमरान खान साहब हैं जो बार बार कहते हैं कि जी मैं मुल्क से कहीं नहीं जाने लगा, मेरा नाम ईसीएल में भी डालना है तो डाल दो। एक दूसरी तरफ शरीफ खानदान है, वो मुल्क से लंदन जाते हैं, वो ये होता है कि जी ये छुट्टियां मना रहे हैं, मुल्क के ये हालात हैं, और वो छुट्टियों पर चले जाते हैं। छुट्टियों से भी यूरोप चले गए हैं नवाज शरीफ साहब, मुल्क वापस नहीं आना उन्होंने, उनकी बीमारी, ये सारे मामला, वो एक और छुट्टी पर चले गए छुट्टियों से भी। नहीं, उनका वापस आने का प्रोग्राम जो है वो पार्टी की कंसल्टेशन के साथ वो तय है और वो उसी के मुताबिक इंशाअल्लाह ताला वापस आएंगे। और मुझे ये मालूम है कि नेक्स्ट इलेक्शन जो है उसमें पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून को मियां नवाज शरीफ साहब की क़यादत और इलेक्शन कैंपेन को लीड जो है वो अवेलेबल होगी और वो आएंगे इंशाल्लाह पाकिस्तान। मतलब जब तक आएंगे तब तक फिर इसी तरीके से आपके ऑप्टिक्स होंगे, कभी वो छुट्टियों पर जा रहे होंगे, कभी खाने पर जा रहे होंगे, मुल्क के हालात के हवाले से सवाल हो रहा होगा, वो मुल्क नहीं वापस आ रहे होंगे, हुकूमत भी अपनी होगी। नहीं, देखिए, इसमें जो है वो आपको जब वो गए थे तो आपके इल्म में है कि वो सरकारी तौर पे गए थे, हुकूमत की इजाज़त से गए थे, जो उनकी सेहत के हालात थे उनके पेश नज़र गए थे, अदालत के जो है वो ज़रिए जो है वो गए थे। रास्ता इलाज कराने गए, फिर जिस तरह से अदालत को मौजूदा वज़ीर आज़म के एफिडेविट के ज़रिए इलाज कराने गए थे, वापस नहीं आए उसके बाद। नहीं, तो मामला ये है कि इलाज जब उनका मुकम्मल हो जाएगा और अपने आप को वो समझेंगे
कि मैं दोबारा जो है वो वापस जाके अपनी सरगर्मियों को जो है वो शुरू कर सकता हूँ, तो वो वापस आ जाएंगे। उससे पहले वो कहीं और जाके घूमते फिरेंगे, मुल्क नहीं आएंगे? नहीं, देखें मामला ये है कि वो फैमिली जो है वो कितने हवादस से गुज़री है, और जो उनके साथ पिछले चंद सालों में या इन पिछले 4-5 सालों में, तो अगर आप फैमिली वहाँ पे इकट्ठी है और उन्होंने अगर किसी दोस्त के यहाँ जाने का प्रोग्राम बना लिया है, तो उसको ये तो ना समझा जाए कि ये पता नहीं कोई अयाशी हो रही है। अगर वो किसी दोस्त के पास, किसी अजीज़ के पास जो है वो जाने का प्रोग्राम बन गया है उनका, तो ये मैं समझता हूँ कि एज़ यूजुअल है। बहुत शुक्रिया। वज़ीर दाखिला राना सनाउल्लाह साहब हमारे साथ मौजूद थे। गुफ्तगू नाज़रीन आपने सुनी। इस सारे मामले में इमरान खान साहब ने एक और यूटर्न ले लिया है, वो भी आपके सामने रखेंगे ब्रेक के बाद। रवां साल अप्रैल में तहरीक अदम एतमाद के जरिए इमरान खान की हुकूमत गिराई गई, मगर इमरान खान ने इस जमहूरी अमल को बैरूनी साजिश का नाम दे दिया, झूठा बयानिया बनाया, अमेरिका को साजिश का मरकजी किरदार करार दे दिया, मौजूदा हुकूमत और इस्टेब्लिशमेंट को साजिश के अंदरूनी मोहरे करार दे दिया, इस्टेब्लिशमेंट को मीर सादिक, मीर जाफ़र, न्यूट्रल्स, हैंडलर्स और जानवर कहकर पुकारा। इसी झूठे बयानिए को अपनी सियासत का महवर बना दिया। कई महीनों तक मुल्क में इंतशार और अफरा तफरी की फ़िज़ा कायम कर दी और अब भी की हुई है। साथ ही इमरान खान ने मजहब का बेदरीग इस्तेमाल किया, अपनी सियासत को जिहाद का नाम दिया, दूसरों पर शिर्क के फतवे बांटे, मगर अब खुद ही अपने इस पूरे बयानिए से दस्तबरदार हो गए हैं। इमरान खान ने कुछ दिन पहले अमेरिका से मुतालिक अपने इल्ज़ाम से जान छुड़ाने की कोशिश की और अब इस्टेब्लिशमेंट पर बैरूनी साजिश में मुलव्विस होने के इल्ज़ाम से भी पीछे हट गए हैं। इमरान खान का अब नया मौक़िफ़ है कि मान लेता हूँ कि इस्टेब्लिशमेंट ने साजिश नहीं की, मगर वो रोक तो सकते थे। चले मानते हो कि एस्टेब्लिशमेंट ने कोई इसके ऊपर साजिश नहीं की, लेकिन रोक तो सकते थी ना। जानते तो थे इनका माजी। क्या इनका माजी नहीं पता था? फाइलें तो सारी पड़ी हुई एजेंसीज के पास इनकी चोरी की। अब आखिरकार इमरान खान साहिब मानते हैं कि फ़ौज ने उनकी हुकूमत गिराने में किरदार अदा नहीं किया, साजिश नहीं की, लेकिन उनका शिकवा सिर्फ ये है कि फ़ौज ने गैर आइनी मुदाखलत करके एक आइनी और जमहूरी अमल को नाकाम क्यों नहीं बनाया। और अब भी उनका मुतालबा यह है कि फ़ौज न्यूट्रल क्यों है, दोबारा मुदाखलत करके इस हुकूमत को घर क्यों नहीं भेजती, इलेक्शन क्यों नहीं कराती, मुझे हुकूमत में क्यों नहीं लाती। अब ये एक अजीब सी बात है कि ख़ुद को एक जमहूरी लीडर कहने वाले सियासतदान को एतराज़ है कि इस्टेब्लिशमेंट ने एक आइनी अमल में गैर आइनी मुदाखलत क्यों नहीं की, एक जमहूरी अमल में रुकावट क्यों नहीं डाली और हुकूमत वक्त को अपोजिशन की तहरीक अदम एतमाद से क्यों नहीं बचाया। हालांकि अपनी हुकूमत में इमरान खान यही इल्ज़ाम नवाज शरीफ पर लगाते। दिलचस्प बात यह है कि माजी में सियासतदान फ़ौज से ये मुतालबा कर रहे थे कि वो सियासत में मुदाखलत ख़त्म करे, तो इमरान खान उन पर तनकीद कर रहे थे, मगर अब इमरान खान फ़ौज पर यह तनकीद कर रहे हैं कि वो सियासत में मुदाखलत क्यों नहीं कर रही है। और आज इमरान खान इस्टेब्लिशमेंट पर अपने इल्ज़ाम से पीछे हट गए हैं, मगर अपने इस झूठे इल्ज़ाम की बुनियाद पर वो कई महीनों तक फ़ौज की आला क़यादत से मुताल्लिक नामुनासिब अल्फाज इस्तेमाल करते रहे, उन्हें न्यूट्रल्स, हैंडलर्स, मीर जाफ़र, मीर सादिक कहकर उनके किरदार को गद्दारी से जोड़ते रहे। ये कौन थे मीर जाफर और मीर सादिक? मीर जाफर जो मुसलमानों का, मुगलों का गवर्नर सिराजुद्दौला था, उसका सिपहसालार था, कमांडर इन चीफ था। उसने अंग्रेजों के साथ मिलके गद्दारी की सिराजुद्दौला से। और मीर सादिक वो था जिसने टीपू सुल्तान से आखिर में जाके अंग्रेजों के साथ मिलके गद्दारी की। आप अगर ये समझते हैं कि कौम आपको माफ कर देगी, कि आप कहें जी हम न्यूट्रल हैं, कौम नहीं माफ करेगी। आप अपने चौकीदार को माफ करेंगे अगर आपके घर पे डाका पड़े और चौकीदार कहे मैं न्यूट्रल हूं। और इस्टेब्लिशमेंट को क्लीन चिट दे दी है, और इस्टेब्लिशमेंट को क्लीन चिट देने से पहले इमरान खान अमेरिका से मुतालिक अपने साजिशी बयानी को भी पीछे छोड़ चुके हैं और साफ अल्फाज में कह चुके हैं कि वो सब मेरे लिए अब पीछे रह गया है और मैं अमेरिका के साथ बावकार ताल्लुकात चाहता हूँ। यानी इमरान खान बस मुल्क के सियासतदानों से बात करने को तैयार नहीं है, बाकी सबसे बात करना चाहते हैं, बेहतर ताल्लुकात चाहते हैं। याद दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।